प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक की, जिन्होंने फौजी अदालतों को बरकरार रखने के लिए ऑपोजिशन जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स के इजलास की सदारत की। ऑपोजिशन की जमातों ने हुकूमत से फौजी अदालतों के हवाले से ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया है। PTI के शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उनकी जमात फौजी अदालतों को रखने के हक में नहीं है। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने अपने चेम्बर्स में ऑपोजिशन जमातों के लीडर्स से मुलाकात की। उसके बाद कुछ बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिनकी मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से खबरों पर अब तक क्लैरिटी ना मिल सकी। कल चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी के कहने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सेनेट में सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे। और आखिर में कुछ बात उन 4 ब्लॉगर्स और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जो अब तक लापता हैं। वकास गुराया और आसिम सईद 4 जनवरी से लापता हैं, जबकि सलमान हैदर पिछले जुम्मे को और अहमद रजा नसीर हफ्ते से लापता हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आज सहाफी बिरादरी और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज भी किया। सेनेट पे मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ब्रीफिंग, बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से इन ब्लॉगर्स की तलाश में मदद ली जा रही है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीने, आज भी मौज़ूआत ज़रा थोड़े से ज़्यादा हैं, लिहाजा स्पीड बढ़ाना होगी। जो बात आपने सबसे आखिर में लाई है वो गुमशुदा लोगों के बारे में। उसमें अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला साहब, जो वैसे बहुत हैंड्स ऑन होते हैं, हर चीज़ उन्हें पता होती है, देखो उन्होंने 3 दिन लगाए थे ये मालूम करने में कि वली मोहम्मद जो है वो मुल्ला मंसूरी है। हालांकि ओबामा को वहाँ पता था वियतनाम कह चुके थे कि वो वही है, नहीं नाम लेकर कहा था अमरीकी सदर ने, लेकिन ये कि उनका ये है कि वो अच्छी तरह चेक करके, ही इज अ कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट, ठीक है, डबल चेक कर सही है, ठीक है, अच्छी बात नहीं, वैसे ऐसे होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है मुख्तलिफ एजेंसियों को, अब आज की भाई इत्तला उन्होंने सेनेट को ये दी है कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है भी पता लगाए, राइट। और तो ये भी शायद कि कुछ कैमरों वैमरों में उन्होंने कुछ देखा है कि कोई गाड़ियां उनके पीछे, हाँ कि वो गाड़ियां आई थी, तो वो उनको कहा है कि आप देखें कि ये किसकी गाड़ियां आ गई थी। क्योंकि अब ये कि गाड़ी कोई भी आ जाया करे ना, तो 4-5 रोज़ बाद फिर जो है वो चौधरी साहब पूछा करेंगे केड़ी गड्डी आई सी। तो ये कैमरे पे क्या शूटिंग के लिए लगे हुए हैं? सेफ सिटी का मतलब ये होता है साथ ही में आपके पास क्विक रिस्पांस फोर्स हो। नो एक्सक्यूज मी, ये इसलिए लगे होते हैं कैमरे बहुत 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 यानी कि नागहानी को सूरत हाल हो, वरना ये होता है कि वो कैमरे में नजर आता है कि ये मशकूक एक्टिविटी है एंड देन यू हैव अ फोर्स रेडी टू इंटरवीन एंड इंटरसेप्ट। होना तो यही चाहिए, वरना कैमरे लगाने का तो यही है ना कि बस ठीक है। ज़ाती तजर्बे से आपको ये मैं बता सकती हूँ कि हमारे एक जानने वाले थे, उनका गुम गया था वो लड़का, तो कैमरे पे उन्होंने देवर कन्विंस, पुलिस ने कहा हमने गाड़ी देख ली उनकी कैमरे पे, और बाद में जब वो पता चला कि गाड़ी वो कोई और थी और वो लड़के का एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी गाड़ी खाई में थी, और 2 दिन तक वो उस गाड़ी के ऊपर उस लीड पे पुलिस ढूंढती रही कि हमने गाड़ी को कैमरे में देख लिया। पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, सो आई रियली डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वाकई में वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन में सिर्फ 2 बातें जल्दी मैं जानबूझकर इस मसले पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता। अपने तजुर्बे से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम जितनी बात करेंगे इन लोगों के रिकवर होने में उतनी ही देर लगेगी। ठीक है, मैं लफ्ज़ से रिकवर कह रहा हूँ, ठीक है, रिकवर, और रिकवर मैं कोट अनकोट और उसको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, इसलिए बहरहाल अपने तजुर्बे से जो है कि दुआ मांगे। इसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये वाले तो शायद 2 गाड़ियां थी जिनका पता नहीं था, लेकिन ननकाना से जो एक माजूर भी है, थोड़ा सा फर्द जो गायब है, पोलियो शायद उसको है, उसको CCTV पर मौजूद है। 2 डाले आए थे, डाले। अच्छा, अब डाले जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस हैंड्स ऑन तो हो नहीं सकता, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर शहबाज साहब की गुड गवर्नेंस को भी सलाम है कि भाई आपसे बाला बाला या कहीं आपको पता ही नहीं चला,
हाँ, या फिर ये कि आपको बताया नहीं और काम शुरू हो गया है, आखिर ज़रब अज़्ब भी तो आपके भाई के साथ इसी तरह शुरू हुआ था, ठीक है, तो शायद इस तरह हो, अल्लाह करे कि ना हो। एक तो बात ये, दूसरी छोटी सी एक मुख्तसर सी इल्तिजा है जो हाथ बांध कर करनी है कि पाकिस्तान में जो लोग भी साइबर अकाउंट्स को मॉनिटर करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि चंद मखसूस नाम हैं जिन्होंने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर रखा है कि वो पाकिस्तान की कौमी सलामती और उसके इदारों के मुहाफ़िज़ हैं। उनकी तरफ से ये लोग जो अगवा हैं जिनके बारे में हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि उन्हें किसने गायब किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सही, आपके पास कोई मालूमात नहीं है? क्या हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, ना उनके लवाहकीन कह रहे हैं खुल कि जी नहीं हमें तो फलां पे शुबा है, ठीक। लेकिन ये तमाम वो वेबसाइट्स जिनके ज़रिए आप जैसे लिबरल तरक्की पसंद लोगों को गद्दार टाइप कहा जाता है, उन सब की तरफ से मुश्तरका तौर पर कर्रास से ये मुहिम चलाई जा रही है कि जैसे ये लोग कि जिनको अगवा किया गया है ये खुदा नखास्ता इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, राइट, और मजाक उड़ा रहे थे मज़हब का। अच्छा। यानी इनको सीधा साधा पोटेंशियल सलमान तासीर बना के पेश किया जा रहा है, और उस सूरत में अगर वो लोग बाजियाब भी हो गए तो फिर भी वापस घरों में भी आ गए तो वो चलते फिरते जो है वो एक टारगेट हो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो चूंकि ये लोग जिनकी तरफ से बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में इन चारों अफराद के बारे में ये बातें कही जा रही हैं, ये नोन है, उनकी आइडेंटिटीज असूम्ड होंगी, नाम उन्होंने क्या रखे हुए हैं, लेकिन उनका एक पैटर्न है, ठीक है, और ये पैटर्न कोई भी थोड़ा सा भी जो इन्वेस्टिगेशन से वाकिफ है, इंटरोगेशन के उसूलों से वाकिफ है, उसके ज़रिए वो आसानी से पता चला सकता है कि ये कहाँ, और आजकल तो वैसे भी GPS वगैरह वगैरह फलां सुना है अमेरिका ने काफ़ी चीज़ें फराहम कर रखी हैं, तो उनसे बस दरख्वास्त ये करें कि यार डोंट ओन इट, ठीक है, कम अज़ कम इतना हमारे ऊपर रहम करो, ऐसा ना हो कि वो बाजियाब हो जाएं, उनके घर वाले तालियां बजा रहे हो, 3 दिन बाद बाजार में जाएं तो वो कहें अरे भाई तुम तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। ये बहुत ज़रूरी बात है, और अगर इस तरह इन लोगों को लगाम न डाली गई तो फिर बदकिस्मती से ये मेरे ऐसे लोगों की अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उन पेजेस से, उन अकाउंट से, उन नामों से जो कुछ इन लोगों के बारे में कहा गया है उसको अपनी स्क्रीनों पर दिखा कर कहें कि साहब ये हो रहा है। अभी तो आप डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली क्यों कि हमारा मकसद हरगिज नहीं फ्यूल करना नहीं है। मैंने अपनी सारी उम्र गुजारने के बाद एक ही बात सीखी है कि सहाफ़ी का काम मामलात को फ्यूल नहीं करना है, हमें सूरत हाल को संभालना है। दूसरा ये है कि रियासत की भी कोई जिम्मेदारी है, और हमें रियासत के हर काम को जो है वो ये नहीं कि जी बस वो जवानी में ठीक है, आप जो भी चीज़ अथॉरिटी कर रही हो आपका दिल करता है कि आप उसको डिफाई करें, आप उसकी मजम्मत करें, लेकिन वक्त के साथ साथ आप समझते हैं कि शायद कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होती है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं कह रहा हूँ शायद, ठीक है। तो लेकिन ये बात जो है ये बहुत खौफनाक है, क्योंकि इस मुल्क में ये काम बहुत आसान हो गया है। और मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि बीबी मेरे और आप जैसे आम अफराद का तो कोई आगे पीछे नहीं है, यहाँ पर तो 4 मुमकिना लेफ्टिनेंट जनरल में से एक जनरल साहब जो बिलाखिर अब हमारी आर्मी के चीफ हैं, उनकी जात को निशाना बना दिया गया था, तो मैं और आप क्या बेचते, लिहाजा बहरहाल ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। मेरा ख्याल है कराची से कॉल है, जल्दी से ले ले ताकि आगे बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब आपकी बात को मैं वजन देता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर का तो इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो डिप्टी
कमिश्नर के लेवल का काम होता है कि किडनैप हो गया तो उसको दस्तयाब किया जाए। वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई पार्लिमान के आगे तो वजीर को जवाब देना है ना, और इंचार्ज वजीर, और वो भी चौधरी निसार अली खान साहब जो हर चीज़ पर हैंड्स ऑन होते हैं। और उन्होंने नहीं, अब आप देखिए, अब आप देखें, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ ना, आप कराची में, आप क्यों मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं मेरे भाई? आप अच्छे आदमी, मुझे आपकी आवाज़ में तो मोहब्बत झलकी थी, लेकिन आपके कहखे में थोड़ा सा मेरे लिए ख़तरा आ गया है। वो इंचार्ज वज़ीर हैं। बहरहाल उन्होंने कहना था, मेरा जो गिला जो है वो ये है कि तुम्हें याद होगा हमने सबसे पहले बोल बोल पाकिस्तान में ये शोर मचाना शुरू किया था कि भाई साहब ये जो आपने गैर मामूली अख्तियारात वाला तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून बनाया ये ख़त्म हो रहा है। हम दाद फरियाद करते रहे, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, ख़त्म हो गया। बात अज़ा फिर आपको याद होगा कि मैंने बाकायदा याद दिलाया, मैंने कहा भाई हम लोग बुरा भला तो कहते रहते हैं अपनी पार्लिमान को, ये सेनेट ने ये कहा है कि अब फौजी अदालतों का वक्त ख़त्म हो रहा क्या करना है। बिल्कुल। व्हाट नेक्स्ट? अब वो ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो अचानक गुजर गया जब सारा वक्त। भाई ये काम तो आपको 6 महीने न सही तो 3 महीने पहले आपको एंटिसिपेट करके कोई रास्ता निकालना था ना कि कब खत्म होगी, कोई ऐसी छुपी भी बात तो नहीं थी। कह रहे हैं कि जनाब अब एक और आइन में तरमीम कर लीजिए 24वीं, और फौजी अदालतें कायम कर दीजिए। और जो मैं कल भी कह रहा था कि तासुर ये दिया जा रहा है और फौजी हलकों को भी आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस किया जा रहा है कि साहब वेरी वेल डन, आपकी अदालतों से तो हमें क्विक इंसाफ मिला, जबरदस्त। ठीक। तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खताब के हवाले से ये मैसेज कन्वे हो गया जो मैं कल कह रहा था कि एज ए वहां से भी इस ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। डिस्कशन हुई होगी ना कि क्या होने चाहिए। अब ये कि अगर ये अदालतें इतनी अच्छी हैं, फौजी अदालतें, सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है, तो बीबी जब से हमने ये बोल पाकिस्तान शुरू किया 4 अप्रैल से, मर गए करते हुए, पहले उसको भेजो। ठीक है, तो जल्दी करेंगे। गवर्नमेंट रियली थिंक कि सस्ता क्विक फौरन टक, दूध का दूध पानी का पानी फौजी अदालत में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करें कि हुजूर, और मेरा ख्याल है मुखालिफ पार्टी भी फौरन तैयार हो जाएगी। वो तो फौरन तैयार हो जाएंगे वाकई। तो उसका करवा दें। क्या मकसद है आपका? वैसे टेरर केस तो नहीं है ना पैनामा वाला? क्यों? टेररिज्म वाले केसेस सुनने थे ना। साथ में कहा जाता है कि करप्शन, बीबी ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। ठीक है। मुआशी दहशतगर्दी। ठीक। और क्या जनरल राहिल शरीफ बार बार कहते नहीं रहे गठजोड़ के दहशतगर्दी और करप्शन का, और अगर खुदा न खास्ता यानी कि पनामा लीक्स वाकई, मैं नहीं कह रहा हूं, वो वाकईतन मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें को गड़बड़ घोटाला है, तो फिर लिंक भी हो जाएगा। सही है। ठीक है। नहीं अच्छा आइडिया दे रहे हैं वैसे आप। नहीं भाई, मैं आइडिया नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये फरियाद कर रहा हूं कि जो दवाई आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो ना, कि आपके सर में दर्द है ये लीजिए, नहीं तो फिर आप भी यही लीजिए, तो आप तो पहले उससे निजात हासिल कीजिए ना अपने दर्द से। और आप पर जब अफाका होगा, मैं कहूंगा वेरी गुड, ये बीबी मुझे भी दे दो, 2 गोलियां, एक की बजाय मैं 2, एहतियातन मैं दूसरी भी रख लेता हूं ताकि बवक्त जरूरत काम आए। यही है ना। आपने कोई उसके लिए तैयारी नहीं की। साहब उन्होंने तो बल्कि वादा किया था, सनसेट क्लॉज इसीलिए था ना कि खत्म हो जाएंगी, हमेशा नहीं रखनी, और इतनी देर में हमने अपने सिस्टम को रिफॉर्म करना था। क्लॉज ना होती, देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि APS हो चुका था, उस वक्त माहौल कुछ और था। अब वो उस माहौल के अंदर साथ ही ऑपरेशन भी शुरू हो गया। उस खास फजा के अंदर सियासी जमातें फौरन तैयार हो गई। सबसे ज्यादा मुश्किल आ सकती थी तो वो पीपल्स पार्टी को आ सकती थी। पीपल्स पार्टी इसलिए फौरन तैयार हो गई कि उनका अपना एक हिस्ट्री रही थी कि वो टारगेट रहे हैं। आप उनसे 100 इख्तलाफ कर लें, लेकिन बहरहाल वो और ANP डेफिनेटली ये 2 जमातें दहशतगर्दों की टारगेट रही हैं। ठीक, तो वो कह नहीं सकते। और उनके बड़े कदावर
खाली बीबी ही नहीं, उधर यानी ANP के तो बेतहाशा लोग, ठीक है ना, टारगेट हुए। उन्होंने कहा चले हम कर लें। अब फौजी अदालत में दोबारा कह रहा हूं, एज इटसेल्फ कुछ नहीं है, राइट। अगर आपने फौजी अदालत बनानी है, उससे सजा दिलवानी है, तो फिर आपको गैर मामूली अख्तियारात, आपको तहफ़्फ़ुज़ कानून पाकिस्तान वाला कानून भी वापस लाना होगा, और उसमें एपस कमेटी बिल्कुल मुश्तरका तौर पर लोगों को गिरफ्तार करे, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि एक भरपूर केस बना के मिलिट्री कोर्ट्स के सामने रखा जाए। ठीक, ये नहीं हो सकता कि पुलिस आपको गिरफ्तार करे, इन्वेस्टिगेट करे और बुरा भला जैसे भी उसकी ट्रायल उधर हो। ठीक है, फेयर पॉइंट। एक बात, अब इसकी प्राइस लेंगे, ये समझ रहे हैं कि अगर सही तौर पर पैगाम वहां से चला गया तो पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी। ठीक, समझ नहीं ना कहां से चला गया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो गल जहां से वो कल करा समझा करे ना, पहले भी जैसे करवाया था। ठीक, उसके ही बस मैं आज आपको बताता हूं वो प्राइस क्या मांगेंगे। क्या मांगेंगे? वो कहेंगे डॉक्टर आसिम को छोड़ो। अरे देखो तुम कितनी ईमान से मतलब और क्या कह सकते हैं नुसरत साहब, यही बात कर सकते हैं। दूसरी हमारे लोगों को तंग ना करो। ये जो बातें करते हैं, हमें कहते हैं कि बगैर फौजी, और ये फौज के साथ ज्यादती होगी। मैं ये बार बार कह रहा हूं, आर्मी डिलीवरी में बहुत क्विक होती है, लेकिन आर्मी सियासी बारीकियां नहीं समझ सकती। ठीक है, उनका काम ही नहीं है ना नुसरत साहब। हमने भी सारी जिंदगी इस धंधे में गुजारी। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून वाले अख्तियारात नहीं मिल रहे तो उस अदालत का फायदा नहीं, तो फौजी अदालतें मत कबूल कीजिए। ठीक है, जितना मर्जी ये हार्ड सेल कर लें। हैदराबाद से पहले कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नुसरत जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी बीबी जी। हेलो जी बीबी मैं बात कर रहा हूँ जी। जी एक कराची हैदराबाद में जो ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से बात कर रही थी। हमारे अपने घर से 3 भाइयों को उठा के लेके गई है रेंजर्स। नहीं बीबी, लेकिन उसका तो आपको बताया, और उनमें से एक का ताल्लुक तो मुत्तहिदा से था, 2 का बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था। लेकिन रेंजर्स ने उनको पुलिस के हैंड ओवर किया और उनकी गिरफ्तारी कहीं और से जाहिर की है, हाली रोड से, और ATC में केस चल रहा है। नहीं मेरी बहन देखे, अब आपकी देखे, मैं आपकी बताई हुई बात को हरगिज खुदा के लिए मुझे गलत ना समझिएगा, मैं झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी बहन आप एक हवाले से खुश नसीब हैं। पता तो चला कि जो लोग उठाए गए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसका मुकाबला कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपको मेरी बहन अगर अभी तक पता ही ना होता कि आपके वो लोग कहाँ हैं, किसके पास हैं, अब तो कम से कम आपको ये पता है कि जी उनको पुलिस के हवाले किया गया, उनका मुकदमा चल रहा है। शायद वो बेगुनाह होंगे, बिल्कुल होंगे अगर आप कहती हैं तो, लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ तो ये जुल्म होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता। ब्रेक ले लेते हैं, वो बात पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। दो ये बात हुकूमत समझ कर नहीं दे रही है बीबी कि आपने 2 साल ये गैर मामूली अख्तियारात के साथ आपने सब कुछ किया, तो आप अब दोबारा फौजी अदालतें मांग कर असल में ये इतराफ कर रहे हैं कि यू आर इनकॉम्पिटेंट। बिल्कुल, यू हैव डन नथिंग। आप हरगिज जो है सूरत हाल को इन 2 सालों में इंप्रूव नहीं कर पाए। साथ ही साथ आप जो है ये कि हमारा जुडिशियल निज़ाम उसी तरह है, Obviously. हमारी यानी प्रोसिक्यूशन वीक फला आप, हम तो डूबे हैं सनम, खुद को भी अपना कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे इदारे को भी आप साथ रगेद रहे हैं कि जनाब नो गुड। तो इफ यू आर नॉट गुड, तो आज जैसे फिर इमरान खान कह रहे थे, सही कह रहे थे कि सारे ही 62-63 लगे फारिग हो जाएं और पार्लिमान के बगैर। वैसे भी ये मुल्क अक्सर पार्लिमान के बगैर ही रहा है। अभी पार्लिमान के होते हुए भी क्या पार्लिमान है
कल जो हम बात कर रहे थे नाम निहाद इस मुल्क का मुबैना वजीर दफा, उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या राहिल शरीफ साहब के बारे में खबरें हैं, उन्होंने यूं करके वो बॉडी लैंग्वेज तुम्हें बताया नहीं, हाथ रख के अच्छा, वो उन्होंने अभी ये बात की थी। उनके बाद एक साहब जो कि पार्लियामान के रुकन नहीं है, वैसे माशाल्लाह उन्हें गुफ्तगू बहुत अच्छी आती, वेरी गुड स्पिन मास्टर, इसीलिए वजीर आज़म के स्पोक्स पर्सन है, वो तरदीद कर देते हैं। अब इस हुकूमत में ताकतवर तरीन दो वजीर समझे जाते हैं। सबसे नंबर 1 चौधरी निसार अली खान, जो कि परवाह भी नहीं करते हैं वजीर आज़म साहब, वजीर आज़म की भी बात नहीं सुनते, नथिंग। और यानी कि वो यानी काबीना का एजेंडा अगर ये बाहर गए हो तो कहते हैं ये ना लाना, मैं आऊंगा तो आएगा, ठीक है, काबीना का एजेंडा, आई एम टेलिंग यू। इनको फवाद साहब को फोन करके मैं वो केस भी बता सकता हूँ जिस पे, वरना मैं वो उसका जिक्र कर सकता हूँ, बड़े पावरफुल आदमी हैं। और वो हुआ। दूसरी तरफ ये है कि अपना ये इसहाक डार साहब, हाँ वजीर आज़म के बहुत करीब, अब उनसे भी कल सवाल किया हमारे भाई वो नदीम मलिक साहब ने, उनके साथ बड़ी खुल के वो बात हो रही थी, तो वो सुने उन्होंने क्या जवाब दिया। बेसिकली जब वो सर्विस में थे तो सऊदीया की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ साथ जो एक इस्लामी मुल्कों की फ़ौज बनी उसको भी वो सरबराही ले। ये हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का और जनरल हिल का अपना ये कंसेंसस व्यू था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसमें 34 मुल्क हैं उसका। तो जब आप कोई भी XYZ, जब आप पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं तो एक नेटो टाइप इस तरह की आप उसकी सरबराही करेंगे, या एक इस्लामी जो फ़ौज बनी है करीबन उसमें 39 कंट्रीज़ अब तक आ चुके हैं, तो वो मुनासिब नहीं था। अगर अभी उनको कोई ऑफ़र है, वो उम्रे पे गए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि जो कानूनी और आइनी तकाजे हैं वो पूरा करेंगे। नोइंग जनरल रहील, ही विल नॉट डू थिंग्स इन द एयर, वो अपनी हर चीज़ को पूरा करेंगे। एक हो सकता है, मुझे इत्तला नहीं है कि उनको ऑफ़र अभी हुई है या नहीं हुई, वो उम्रे पे गए थे। अगर उनको ऑफ़र हुई है और अगर उन्होंने इन प्रिंसिपल कहा भी है, तो आई एम श्योर कि उसका शर्त लगाएंगे कि मैं अपने मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नोइंग जनरल रहील वो पूरी करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे इत्तला नहीं है, यानी ताकतवर तरीन नंबर 2 यानी आफ्टर चौधरी निसार, तो मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन नोइंग शरीफ और ये कि वो पहले बात आई थी जब वो थे, लेकिन वो वजीर आजम और उन्होंने मुनासिब न समझा, जितनी दफा पूछा गया सवाल उतनी दफा मुख्तलिफ जवाब आए, एज मेनी क्वेश्चंस जितने वजीर उतने जवाब। अब एक हुकूमत 3 वज़रा 3 जवाब, मोर क्लैरिटी। वो पहले 3 औरतें 3 कहानियां, ये एक हुकूमत 3 कहानियां, बिल्कुल। लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है। वजीर खजाना साहब हैं, ये पेंशन वगैरह ये करते हैं सबकी, हाँ बिल्कुल, हाँ ये याद रखिएगा, चाबी एलोकेशन भी ये करते हैं डिफेंस की, ऐसे आपको गलतफहमी ना हो, मतलब कि किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जो खबर रखते हैं वो सुने वो क्या बता रहे हैं लोगों को। जी पहले जनरल अमजद शोएब साहब रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब ये बातचीत सऊदीज ने की कि हम जनरल राहील को इस तरह लेना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ अप्रूव किया बल्कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी, एजाज़ होगा कि अगर आप हमारे ऑफिसर के ऊपर एतमाद करते हैं। और जनरल राहील शरीफ की मेरा ख्याल 3 कंडीशंस थी। एक तो वो ये चाहते थे कि ईरान को भी अंदर शामिल किया जाए, और दूसरा उनका ये ख्याल था कि इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेक्टेरियन ना नजर आए। चुनाचे ईरान बेशक उसमें एक ऑब्जर्वर की शक्ल में आए, लेकिन उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा ये था कि वो किसी के नीचे किसी की कमांड में काम नहीं करना चाहते थे, वो कमांडर थे और कमांडर ही बनना चाहते थे, ये नहीं कि कोई सऊदी कमांडर ऊपर बैठ जाए और वो उसके नीचे काम करे। और तीसरा उनका ये था कि अगर मुस्लिम ममालिक में कोई हमंगी पैदा करने के लिए की जरूरत हो तो उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो आर्बिट्रेटर के तौर पे या एक सुलहकार के तौर पे काम कर सकें। नहीं जनाब, ये उनके पास पूरी खबर थी, और वो साथ कह रहे हैं कि जो बात नवाज शरीफ ने अपने समधी, अपने काबिले एतमाद वजीर इसहाक डार को नहीं बताई, वो उन्होंने जनरल शोएब साहब को बताई। उनको बड़ी क्लैरिटी थी, उससे साउंडेड लाइक ही न्यू व्हाट ही वाज और ये शरायत रखी, सिर्फ एक रह गया कि मुझे को किंग किया जाए जैसे को चेयरमैन होते हैं, बाकी सारी शर्तें रखी है उन्होंने। कमाल है, यानी मजाक बनाया हुआ हमारा। उसके बाद उससे भी ज्यादा तफसीली इत्तला ये एक नहीं, दूसरी बड़ी क्लैरिटी के साथ कि क्या बात हो रही है, वो भी कल आसमा शराजी के प्रोग्राम में एक जनरल साहब बता रहे हैं।
جو کچھ ہوگا ایز ہی کلیم میں کر لوں، اور جو انہوں نے کہا یہ 4 چیزوں کی میں نے وضاحت طلب کی ہے کہ ایڈوائزری رول کیا ہوگا، آپریشنل رول کیا ہوگا، ریکنسیلیٹری رول کیا ہوگا، اور ٹریننگ ریسپانسبلٹیز میں ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ان ٹریننگ دس، اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا. تو میں نے میں نے پھر ان سے پوچھا، دیکھیں پھر اس کو کچھ بھی کہہ لیں، TORs کہہ لیں، میں نے ان سے پوچھا کہ سوشل میڈیا از فل آف آل دا نیگیٹو نیوز اینڈ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو امپیکٹ ہماری ایران کے ساتھ ریلیشن شپ اور رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ، اور یہ جو اس میں چونکہ سیریا نہیں ہے، ایران نہیں ہے، یمن نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور پرائم منسٹر نے اکٹھے وزٹ کیا تھا ریکنسیلیٹری رول کے لیے سعودی عربیہ کا بھی اور پھر ایران کا بھی. I wanted to see both the countries coming close. روس کی طرف میں نے حکومت کو اسسٹ کیا ہے پروگرس میں ٹورڈ انٹرسٹیٹ ریلیشن اور ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن کے لیے. پھر چائنا کے ساتھ میں نے حکومت کو اسسٹ کیا ہے. تو وہ سارا کچھ جو میں حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے کر رہا تھا، I am not going to undo all this. تو میں چاہتا تھا کہ میں وضاحت طلب کروں، اور اب اس کے بعد جو پاکستان آرمی کے رولز پرمٹ کریں گے اور جس بات کی اجازت حکومت دے گی، پھر میں اس ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کروں گا. جی OIC میں ہمارے سفیر وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی ان کو وہاں بھیج دیا جائے؟ وہ کچھ سفارتکاری کرنا چاہ رہے ہیں راحیل شریف صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے یہ دونوں صاحبان جو ہیں، ان کو پتہ ہے، راحیل شریف نے خود بتایا، انہیں باس کلیئر ایک بات ہے، دونوں بتا رہے ہیں کہ میں نے بات کی، ان کا میں نے انہیں بتایا، ایک لمحے کی خبر ہے. یہ سیٹ میں انہوں نے بتایا سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا باقاعدہ، ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں. وہ تو انہیں کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو بات ان دو صاحبان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب، انہیں نہیں پتا، اسحاق ڈار صاحب، کیوں ہم لوگ، اور جب ہم سب وزیر اعظم کے ترجمان بھی تیسرے نصر صاحب. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اب اس میں بھی ایک بڑی ہی اہم بات ہے کہ وہی تمام لوگ جو میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسنگ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا حشر سلمان تاثیر جیسا ہو جائے. اب انہوں نے کل سے وہ جو ان کی ٹی وی پہ اپیئرنس یا سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مخصوص گروپ ہے پرو ایران لابی جو میڈیا میں گھسی ہوئی ہے، وہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے جنرل راحیل شریف صاحب کو یہ کر رہے ہیں. تو چلے چھوڑ گئے. اب ہم جب بھی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، سب سے پہلے یہ بات میں نے ریویل کی تھی لکھ کر، ان دنوں میں ابھی یعنی ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا، کہ ایرانی حکومت نے امریکہ کو، کیونکہ ان دنوں فاطمی آئے تھے تو وہ اپنے خاتمی تو وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اوپننگ اپ ہو، تو انہوں نے جو پاکستان، یہ جو سارا قصہ جو چلا تھا ڈاکٹر قدیر کا، I was the first to took the lead. ٹھیک ہے. ایران نے ہمارے ساتھ، ایران دیکھو قیصر و کسرا، ایک رومن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی. ایران کا ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ سلوک رہا ہے، وہ رعونت والا، ٹھیک ہے، شاہوں والا. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے ہاں یہ جو مسلکی ڈیوائیڈ جو وحشت میں شریک ہوئی، جس میں ایک دوسرے کو قتل عام یہاں پہ شروع ہوا، اس کی بنیادی وجہ ایران اور عراق جنگ تھی. یس ٹھیک ہے. 8 سال تک ادھر جنگ ہوتی رہی، 8 سال تک یہاں پر کراچی میں سواد اعظم ورسس فلاح اور یہ وہ، اور پھر یہ کہ جنگ وغیرہ میں وہ دوسری ایکسٹریمسٹ تنظیمیں نکل آئیں. ٹھیک. وجہ ایران اور عراق، رائٹ، صدام ورسس، ٹھیک ہے. یس. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بھیا ہم یہ میرے جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، نمبر 1 یہ کہ جو آدمی ایک طرف آپ کہتے ہیں جو ریٹائر ہو گیا سو ریٹائر ہو گیا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب بہت عزت احترام کما کر رخصت ہوئے ہیں، انہیں خوش ہونا چاہیے. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ آرمی چیف کو ریٹائر ہونے کے بعد کیا کیا چیز گارنٹی کی جاتی ہے؟ رائٹ.
ایسی کوئی ملازمت اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایک باقاعدہ ریسپیکٹیبل 2 کنال کا گھر سیکور وہ کہ جناب یہ ٹھیک تھینک یو فار یور سروس کہ تھینک یو فار یور سروسز. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2 سال کا وقفہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا وقار کے ساتھ گئے ہیں، اس وقار کو برقرار رکھیں. بالکل ٹھیک. اور جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں ہمیں توقع ڈبل تھی کہ انہوں نے جس طرح اپنا کنڈکٹ ڈیورنگ وہ رکھا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اس قضیے میں نہ الجھیں. ہماری ورنہ ابھی ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے، بالکل یہ اسی کا پلو بیک ہے سیریا کا، اور ہم سے تو بھی افغانستان کا بلو بیک ہم سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے. آج پھر کابل میں دھماکے ہوئے ہیں. اس کا الزام کس پہ لگنا ہے، کیا ہونا ہے، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ہم کہیں اور چلے جائیں. جی ایک بہرحال کال لے لے ملتان سے جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھیا فرمائیے. سر یہ کوشچن ہے کہ وزیر دفاع نے اس خبر کی مخبری دی ہے کہ رحیل شریف صاحب جو نا 39 ممالک کے سربراہ بن بھیا وزیر دفاع نے کیا مخبری دینی، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں یہی کہ رحیل شریف صاحب جو ہے نا وہ سربراہ بن گئے ہیں. تو ایک ایسے وزیر دفاع جنہوں نے ایک فیس بک کی خبر کے اوپر اسرائیل کو دھمکیاں دی. بھائی میرے وزیر دفاع جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کہا، ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے. یہ جو ان کی آواز ہے، آپ کو خواجہ آصف سے نفرت ہو ضرور اس کا اظہار کیجئے، انہیں فارغ کر دیجئے. ویسے اس وزیر اعظم کو بھی کیا کرنا ہے جس سے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو وہ بتا رہے ہیں، یا وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہے کابینہ والوں کو. آپ لوگ مثلا کچھ خیال ہی نہیں کرتے. آپ لوگوں کو اپنی پرسنل چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو رہی کہ ادھر میرے ملک کا قضیہ ہے، 20 کروڑ کا ملک ہے. خواجہ آصف کا کیا کی بات، وہ تو بھائی خواجہ آصف صاحب نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں غلطی کی. انہیں چاہیے تھا طلب صاحب کو اگر نہیں کرتے بریک میں کہتے کہ بھائی جان تھوڑا کرو نا یار، کیوں مذاق اڑا رہے ہیں، یا اس بات پہ بات نہ کریں یار ہمیں میرے کو بونگی بج جائے. جن پتہ میں نے کون پوچھتا نہیں، وہ تو عجیب طریقے سے جواب دیا نا انہوں نے، وہ پتہ نہیں وہ بیچارے صاحب ان کے منہ میں الفاظ ڈالے تو انہوں نے کہا سیدھا سادہ بریک میں کہتے شاہ جی میں نے کون پوچھتا، چھڈو نہ نہ کرو نا، اور گال کرو. اور ٹھیک ہے، اچھا اب کہنا بھی ہے، آنا بھی ہے، بولنا بھی ضروری ہے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس قضیے میں، اور دوسرا یہ کہ جنرل راحیل شریف صاحب اب جو فیصلہ کرتے ہیں، ہی از ریٹائرڈ. وائی وی آر، ہم ہر چیز میں فوج کو، یہ جو اس کے خام خواہ کے جو یعنی کہ ترجمان ISPR ہے ترجمان، ناٹ یو آر. بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف. چلیں نصرت صاحب، ہمارا وقت بھی ختم ہوا آج کا ہمارے پروگرام کا. ہم کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.